हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष निर्मल वर्मा द्वारा रचित चीड़ों पर चांदनी यात्रा संस्मरण लेकर उपस्थित हूँ। यह एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो सबसे पहले मैं चीड़ों पर चांदनी जो यात्रा वृत्त है या यात्रा संस्मरण है, इसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। तो हमेशा की तरह हर बात को मैं आप लोगों के समक्ष लिखकर प्रस्तुत कर रही हूँ, ताकि आप जब भी इस वीडियो को देखें तो सारी बातों को भी लिख लें। लिखने से यह सुविधा होगी कि आप जब कभी भी आपका मन करेगा पढ़ने का, तो आप अपनी कॉपी निकालें और पूरी बात को अच्छी तरह से समझ सकें। तो चलिए आरंभ कर रही हूँ। देखिए, चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा। सबसे पहले ये यात्रा संस्मरण है, जिसे यात्रा वृत्त भी कहते हैं। दूसरा, लेखक निर्मल वर्मा ने चीड़ों पर चांदनी संग्रह को 3 उपशीर्षकों में विभाजित किया है। यानी चीड़ों पर चांदनी यह क्या है? एक संग्रह है और इस संग्रह को 3 उपशीर्षकों में विभाजित किया है। तो देखते हैं क्या क्या है। प्रथम है उत्तरी रोशनियों की ओर, द्वितीय है चीड़ों पर चांदनी, तृतीय है देहरी के बाहर। तो अब देखिए, द्वितीय उपशीर्षक क्या था? चीड़ों पर चांदनी। तो चीड़ों पर चांदनी में क्या है? 5 यात्रा संस्मरण हैं। और ये क्या क्या है? देखिए, पहला है लिडिथ से एक संस्मरण, दूसरा है बर्तरमा का एक शाम, तीसरा पेरिस एक स्टिल लाइफ, चौथा वियना, पांचवा चीड़ों पर चांदनी। मैं आप लोगों को यह बताना चाहती हूँ कि इस यात्रा संस्मरण को मैं 2 भागों में पढ़ाऊंगी। तो प्रथम भाग में इस यात्रा संस्मरण के आधे भाग की चर्चा होगी और बाकी बचे हुए अंश की चर्चा द्वितीय भाग में होगी। तो चलिए आरंभ कर रही हूँ कि निर्मल वर्मा ने चीड़ों पर चांदनी में क्या कहा है, क्या लिखा है। चीड़ों पर चांदनी एक यात्रा संस्मरण या यात्रा वृत्तांत है। किसका? निर्मल वर्मा जी का। यानी निर्मल वर्मा जी ने चीड़ों पर चांदनी जो लिखा है वह एक यात्रा वृत्तांत है, यात्रा संस्मरण है। इसके माध्यम से उन्होंने प्रकृति का एक सुंदर, मनोहारी, मनभावन चित्र उपस्थित किया है। और इस यात्रा वृत्त में शिमला, नैनीताल, गुलमर्ग, खिलनमर्ग, नौगुछिया, भीमताल, नारकंडा, रानीखेत आदि के प्रवास के समय की स्मृतियों को संजोया है, या कह सकते हैं कि उस दौरान की जो स्मृतियां हैं उसे इस यात्रा वृत्तांत में प्रस्तुत किया है। इस यात्रा संस्मरण की एक खास बात यह है कि निर्मल वर्मा ने जो प्रकृति का सुंदर चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है और उस चित्र को प्रस्तुत करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया है, जिन शब्दों का प्रयोग किया है, उन शब्दों के प्रयोग से, उस भाषा के प्रयोग से प्रकृति जो है एक जीवंत रूप में हमारे सामने उपस्थित होती है। प्रकृति एक सुंदर, मनोहारी रूप में उपस्थित होती है कि हमें ऐसा महसूस होता है कि हम प्रकृति का प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं, इन पहाड़ों को अपनी आंखों से देख रहे हैं। इस यात्रा संस्मरण में वर्मा जी की बहुत सी यादें निहित हैं। जैसे वे बचपन में शिमला में कैसे रहते थे, कैसे स्कूल जाते थे, पहाड़ों को निहारा करते थे। इसके साथ ही साथ किस प्रकार का वह चिंतन मनन पहाड़ों को देख कर करते थे, पहाड़ों के संदर्भ में करते थे, इन सब का भी चित्रण हम इस यात्रा वृत्तांत में देखते हैं। यद्यपि लेखक की रुचि प्रकृति व प्रकृति चित्रण में है, इसलिए यहाँ पर उन्हें प्रकृति यानी पहाड़ों के सौंदर्य सुषमा का सुंदर मनभावन चित्र प्रस्तुत किया है। इसे पढ़कर ही हम शिमला, गुलमर्ग आदि जगहों के पहाड़ियों की सुंदरता के प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। वर्मा जी की भाषा के शब्दों का जादुई प्रभाव हम यहाँ देखते हैं। तो इस यात्रा वृत्तांत के द्वारा हम क्या समझ सकते हैं कि लेखक की रुचि किस तरफ है। यानी लेखक की रुचि प्रकृति में है, इसलिए उन्होंने प्रकृति के चित्र को उपस्थित किया है। और इस यात्रा वृत्तांत के द्वारा हम शिमला के बारे में, गुलमर्ग के बारे में, खिलनमर्ग के बारे में, रानीखेत के बारे में बहुत सी जानकारी पा सकते हैं। यानी लेखक की रुचि किसमें है? यात्रा में है। तो लेखक की रुचि कहाँ है? प्रकृति में है। ठीक इसी तरह से बहुत से लेखक हैं
जिन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखा है, लेकिन उनकी रुचि प्रकृति में ना होकर किसी अन्य बात में है, जैसे वहाँ की संस्कृति क्या है, वहाँ की सभ्यता क्या है। तो इस तरह से जब रुचि बदलती है तो उस यात्रा वृत्तांत में हम ऐसे ही विषय को देखते हैं। तो निर्मल वर्मा जी की रुचि कहाँ है? प्राकृतिक सौंदर्य में निहित है, प्रकृति सुषमा को निहारने में है। इसीलिए जब हम उसके यात्रा वृत्तांत को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है। अगर आप लोगों ने इस निबंध को पढ़ा है कि ईश्वर अगर फूल और वृक्ष हैं, यहाँ पर भी निर्मल वर्मा जी ने प्रकृति का एक बहुत ही सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है। वहाँ पर भी चीड़ और देवदार के वृक्ष का उल्लेख मिलता है, वहाँ भी चांदनी रात का उल्लेख मिलता है। तो अब चलिए यहाँ से मैं पाठ को आरंभ कर रही हूँ। यात्रा वृत्त चीड़ों पर चांदनी के आरंभ में ही वर्मा जी ने लिखा है। क्या लिखा है देखिए, इन पहाड़ों के पीछे क्या होगा। यानी इस यात्रा वृत्त का आरंभ ही इस पंक्ति से होता है कि इन पहाड़ों के पीछे क्या होगा। यानी एक जिज्ञासा, कवि के मन में एक रहस्य है कि पहाड़ के पीछे क्या है। आप सभी भी जब छोटे होंगे तो आपने भी अपने जीवन में देखा होगा कि आपके मन में भी बचपन में बहुत सी जिज्ञासा उत्पन्न हुई होगी। जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे मन में एक जिज्ञासा होती थी कि आकाश में बादलों के पार क्या होगा। यानी जब भी मैं आसमान को देखती थी, आसमान में बादलों को देखती थी, तो मुझे लगता था कि बादल के उस पार कौन रहता है। और मैंने खुद ही सोच लिया था कि शायद बादल के पीछे जो है भगवान रहते हैं, ईश्वर रहते हैं। और मैं बादलों के हटने का इंतज़ार करती कि कभी बादल हटे तो मुझे ईश्वर दिखाई दे जाए। लेकिन ऐसी कल्पना बहुत से बच्चे करते हैं। जैसे चांद को देखते हैं बच्चे और चांद के साथ चलना चाहते हैं कि चांद जैसे चल रहा है वह भी उसके साथ चले, उसके साथ कंपटीशन करे और चांद से दौड़कर आगे निकल जाए। किंतु ऐसा होता नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी जिज्ञासाएं हम सभी के मन में बचपन में होती है, यहाँ तक कि बड़ों के मन में भी होती है। हम बड़े हो जाते हैं तो क्या है, हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक बचपन तो रहता ही है। तो ऐसी जिज्ञासाएं हर किसी के मन में होती है, किसी भी विषय के संबंध में हो सकती है। अर्थात उनकी जिज्ञासु प्रकृति की झलक यहाँ दिखाई देती है। शिमला में रहते हुए उनके मन में यह सवाल ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देखकर उठता था। यानी बाल मन में न जाने कई तरह के अजीबोगरीब सवाल उठा करते हैं, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो शिमला में रहते हुए जब वे पहाड़ियों को देखते थे तो निर्मल वर्मा जी के मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न होती थी, यह प्रश्न उठता था कि इन पहाड़ों के पीछे क्या होगा। वो जानना चाहते थे कि आखिर इन पहाड़ों के पीछे क्या है। लोग साधारणतः घूमने, हवा बदलने कहीं ना कहीं जाते हैं, पर वर्मा जी को कभी ऐसा करने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई, क्योंकि उनका जन्म पहाड़ों पर हुआ था, जिसके कारण पहाड़ों से उन्हें विशेष लगाव था। पहाड़ियाँ उन्हें उनकी माँ जैसे लगती थी, उन्होंने प्रकृति को माँ माना। तो निर्मल वर्मा जी का जन्म पहाड़ पर हुआ, पहाड़ में ही उनका बचपन बीता, इसलिए उन्हें पहाड़ को छोड़कर कहीं अन्यत्र घूमने जाने की इच्छा नहीं हुई, जैसे कि साधारण लोग जाया करते हैं। हम सभी जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पर क्या होता है, गर्मी पड़ती है, तो लोग क्या करते हैं, गर्मी के दिन में अपना सामान समेटते हैं और चल देते हैं पहाड़ों पर। तो निर्मल वर्मा जी को ऐसी कभी ज़रूरत महसूस नहीं हुई। इसके साथ ही साथ उन्होंने प्रकृति को किस रूप में देखा, माँ के रूप में देखा। आप लोगों ने सुमित्रा नंदन पंत की कविताओं को भी पढ़ा है। सुमित्रा नंदन पंत भी प्रकृति को किस रूप में मानते हैं, नारी के रूप में, माँ के रूप में मानते हैं। तो यहाँ पर भी निर्मल वर्मा जी के मन में प्रकृति के प्रति कैसी भावना है, एक वात्सल्य भावना है। यानी माँ और पुत्र का संबंध हम यहाँ देखते हैं। पहाड़ों की शक्ल, उसकी भाव भंगिमा ठीक वैसी ही लगती थी जैसे माँ की शक्ल जो बच्चों की आंखों में होती है। माँ तथा पुत्र का वात्सल्य संबंध का भाव यहाँ दिखाई देता है। इस प्रकार पहाड़ के साथ निर्मल वर्मा जी का घनिष्ठ संबंध है। यानी एक बच्चा आपके आंखों में उसकी माँ की जो तस्वीर होती है, ठीक ऐसी ही तस्वीर, ऐसा ही भाव निर्मल वर्मा जी के मन में पहाड़ के प्रति है। तो पहाड़ के साथ, प्रकृति के साथ निर्मल वर्मा जी का एक घनिष्ठ संबंध हम यहाँ देखते हैं। जब निर्मल वर्मा जी बड़े हुए तो शिमला का घर छूट चुका,
पर जब भी कभी छोटे बड़े हिल स्टेशनों के होटल में रहे तो वहाँ भी उन्हें शिमला याद आ जाता। बचपन की सारी बातें याद आ जाती थी और फिर से रहस्यमयता से भरे हुए प्रश्न कि इन पहाड़ों के पीछे क्या होगा, सब याद आ जाता था। तो निर्मल वर्मा जी ने इस यात्रा वृत्तांत में उल्लेख किया है कि जब वे बड़े हुए तो शिमला छूट गया, लेकिन जब भी कभी उन्हें बाहर कहीं जाना पड़ा, किसी हिल स्टेशन में रहना पड़ा, तो उन्हें हमेशा शिमला याद आया और बचपन की सारी बातें याद आती थी। और फिर से वही सवाल कि इन पहाड़ों के पीछे क्या होगा, और फिर से वही सवाल कि इन पहाड़ों के पीछे क्या होगा, ये प्रश्न उनके मन में उठते थे। आगे क्या वर्णन है इस यात्रा वृत्त में देखिए। चीड़ों पर चांदनी यात्रा वृत्त में निर्मल वर्मा जी ने एक पुस्तक का उल्लेख किया है। कौन सी पुस्तक है? मैजिक माउंटेन, और रचनाकार है टॉमस मान। उस पुस्तक को पढ़ते हुए वर्मा जी ने बड़ी बारीकी से बताया कि टॉमस मान के मैजिक माउंटेन में स्विट्जरलैंड की बर्फीली पहाड़ी चोटियों से अधिक उन्होंने सौंदर्य सुषमा का अनुभव भारतीय पहाड़ियों में किया है। यद्यपि वे कभी स्विट्जरलैंड गए नहीं, उन्होंने पहाड़ी बर्फीली चोटियों को कभी देखा ही नहीं, और यह जानते हुए कि स्विट्जरलैंड की पहाड़ी चोटियां शिमले से अलग है, फिर भी उन्होंने पहाड़ी के सौंदर्य की अनुभूति न जाने बचपन में कितनी बार किया है, उसका हिसाब लगाना संभव नहीं है। तो स्विट्जरलैंड की जो बर्फीली चोटियां हैं, उन चोटियों को निर्मल वर्मा जी ने कभी नहीं देखा, लेकिन ना देखने पर भी उन्होंने ये अनुभव किया है कि शिमला की जो पहाड़ी बर्फीली चोटियां हैं, यानी भारत की जो बर्फीली चोटियां हैं, उसका सौंदर्य जो है स्विट्जरलैंड की बर्फीली चोटियों से अधिक है। और उन्होंने पहाड़ी बर्फीली चोटियों को कितनी बार देखा है, इसका हिसाब लगाना संभव नहीं है। तात्पर्य यह है कि स्विट्जरलैंड की बर्फीली पहाड़ियों का आनंद भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में हर जगह सर्वत्र दिखाई पड़ता है। यहाँ पर उन्होंने तुलना किया है। तो यहाँ पर उन्होंने स्विट्जरलैंड की बर्फीली पहाड़ियों की तुलना किससे की है? भारत की बर्फीली पहाड़ियों से की है। और उन्होंने भारत की बर्फीली पहाड़ियों के सौंदर्य सुषमा को ज़्यादा अधिक अनुभव किया। उन्हें भारत की बर्फीली चोटियों में अधिक सुंदरता दिखाई दी। स्विट्जरलैंड की बर्फीली पहाड़ियों से शिमला की बर्फीली पहाड़ियों की तुलना करते हुए उन्हें याद आता है कि रात्रि में जब वे शिमला की बर्फीली पहाड़ियों को देखते थे तो उन्हें यह प्रतीत होता था कि किसी ने ड्राइंग शीट पर लकीर रेखा खींच दिया हो, अर्थात ये पहाड़ियाँ ड्राइंग पेपर पर धूमिल रेखा चित्र से स्तब्ध निश्चल हो। सब कुछ शांत सा हो गया है। ऐसा लगता है कि पहाड़ियों ने रात्रि के अंधकार में खुद को अपने में समेट लिया हो। धरती अपना ओर छोर समेट कर शांत होकर पहाड़ियों के आगे प्रार्थना कर रही हो। तो इस प्रकार निर्मल वर्मा जी ने स्विट्जरलैंड की बर्फीली पहाड़ियों से भारत की बर्फीली पहाड़ियों की तुलना की है। और शिमला की बर्फीली पहाड़ियों को याद करके वे बताते हैं कि जब रात के समय जब वे उन बर्फीली पहाड़ियों को देखते हैं तो उन्हें क्या दिखाई देता है? ऐसा दिखाई देता है कि मानो किसी ने ड्राइंग शीट पर, ड्राइंग पेपर पर क्या किया, एक लकीर खींच दिया हो। वहाँ उन्हें कोई बर्फ़ नहीं दिखाई देता है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। और उन्हें ऐसा लगता है कि इन पहाड़ियों ने क्या किया है, अंधकार को अपने में समेट लिया है। और धरती ने भी अपना ओर छोर समेट करके क्या कर रही है? पहाड़ियों के समक्ष घुटने टेक कर प्रार्थना कर रही है। यह निर्मल वर्मा जी को यह अनुभव होता है जब वे रात के समय बर्फीली पहाड़ियों को देखते हैं। इस प्रकार पहाड़ी सुंदरता यानी यथार्थ की सुंदर अभिव्यक्ति वर्मा जी ने प्रस्तुत की है। पुनः वर्मा जी सुबह के समय की पहाड़ियों के सौंदर्य का वर्णन करते हैं। सुबह के समय पुनः उन पहाड़ों को देखकर वे आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि क्या यह वही पहाड़ी है जिसे उन्होंने रात्रि में देखा था? क्या जगह बदल गई? यह सब देखकर उनकी धड़कनें रुक जाती है। वे अपने भाई बहनों के साथ मिलकर खिड़की से उस पहाड़ी सौंदर्य को निहारते रहते थे। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई देता है। स्कूल जाने वाली पगडंडी, खुबानी का पेड़, डाक खाने के नीचे पानी का बम्बा, मकान की छतें सब बर्फ से ढक गई। वर्मा जी को ऐसा लगता है कि यह सब कुछ बर्फ के कारण छुप गई है। यह छिपी नहीं है, बल्कि यह सिर्फ एक बर्फ का मास्क पहनकर आई है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि निर्मल वर्मा जी ने प्रकृति के यथार्थ स्वरूप का एक सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है। पहले उन्होंने रात का वर्णन किया, उसके बाद उन्होंने सुबह का वर्णन किया। जब सुबह होती है और जब वे खिड़की से उन बर्फीली चोटियों को पुनः देखते हैं
तो क्या पाते हैं कि सारा दृश्य बदल गया है, सारा नज़ारा बदल गया है। रात्रि के समय में जो पहाड़ एक ड्राइंग शीट में खींची हुई लकीर की तरह लग रही थी, अब ऐसा कुछ नहीं है। अब तो चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई दे रहा है। जितने भी वहाँ के पेड़ हैं, जैसे खुबानी का पेड़ है, पगडंडी, आग खाने के नीचे पानी का बम्बा है, ये सब कुछ बर्फ़ से ढक गया है। यानी चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है और उन्हें ऐसा लगता है कि यह सब कुछ मानो बर्फ का मास्क पहन कर आई है। मास्क हम लोग क्या करते हैं, चेहरे के ऊपर से लगाते हैं ना, तो ऐसा ही इन्हें महसूस होता है कि पेड़ पौधे जो कुछ भी वहाँ पर है, सबके ऊपर बर्फ़ की एक चादर हो गई है। बर्फ़ का चादर क्या है, मास्क के समान है। तो यहाँ पर लेखक जो है बर्फ़ को देख करके ऐसी कल्पना करते हैं और चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ को देखकर वे इतने आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि उन्हें लगता है क्या यह वही जगह है जो उन्होंने कल रात को देखा था। उन्हें विश्वास ही नहीं होता है, वो विश्वास ही नहीं कर पाते हैं कि रात के समय जो दृश्य उन्होंने देखा था वह दृश्य आज सुबह कैसे बदल गया। उन्हें लगता है मानो जगह ही बदल गया हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन दिन के उजाले में उन्हें चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई देता है, इसलिए वे ऐसा महसूस करते हैं। क्या यह शिमला है, हमारा अपना शहर, या हम भूल से कहीं और चले आए हैं? यहाँ पर वर्मा जी का जिज्ञासु प्रकृति पुनः उभरता है। यहाँ पर पुनः वर्मा जी का जिज्ञासु प्रकृति उभर कर आता है। वो पुनः सवाल करते हैं, क्या यही शिमला है? क्या यही उनका अपना शहर है, या फिर वो गलती से कहीं और चले आए हैं? उन्हें विश्वास नहीं होता, उन्हें अपने आंखों पर विश्वास नहीं होता है। उनकी खिड़की के सामने एक देवदार का वृक्ष था जिनकी टहनियों पर रुई के मोटे मोटे गालों से बर्फ चिपक गई थी। उन्होंने इसकी तुलना सांता क्लॉज से की जिसके बाल एक ही रात में सन से सफ़ेद हो गए हैं। अब यहाँ पर उन्होंने क्या वर्णन किया है कि वो जब खिड़की से बाहर देखते हैं तो देखते हैं कि उनके खिड़की के सामने एक देवदार का वृक्ष था। अब उसकी टहनियों में क्या हुआ, उसकी टहनियों में बर्फ़ जमा हुआ है। कैसा लगता है, मानो मोटे मोटे गाल की तरह, सफ़ेद सफ़ेद गाल हो। उन्होंने क्या तुलना कर दी इससे, सांता क्लॉज। जैसे सांता क्लॉज के बाल जो हैं एक ही रात में सन के जैसे सफ़ेद हो गए हैं। और उन्होंने ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि चारों तरफ इतने बर्फ़ जम गए हैं, इतने मोटे मोटे बर्फ़ जम गए हैं कि उन्हें लगता है कि मानो सांता क्लॉज है, उनके बाल सन से सफ़ेद हैं। इसकी वो कल्पना कर लेते हैं। पुनः देखिए क्या कहते हैं, टेलीग्राफ का तार भी बर्फ़ से ढककर मोटा सा हो गया है। इस तार या रस्सियों पर बर्फ़ के आइसिकल ऐसे लगते थे मानो सफ़ेद गिलहरियाँ उल्टी लटकी हो। अब टेलीग्राफ का तार, टेलीग्राफ क्या होता है, संदेश देने के लिए जो हम लोग टेलीग्राम कहते हैं। पुराने समय में क्या होता था, टेलीग्राम होता था। लोग पोस्ट ऑफिस में जाते थे, वहाँ पर वो अपना संदेश लिखवाते थे और टेलीग्राम के जरिए एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाता था। तो उसके लिए क्या होता था, तार होता था, खंबे होते थे, उस पर तार एक खंबे से दूसरे खंबे तक जाते थे। तो टेलीग्राफ के जो तार हैं उन पर भी बर्फ़ जमा हुआ है और वो बर्फ़ ऐसे गोल गोल हो गए हैं जिसको आइसिकल कहा गया है। ऐसा लगता है देख करके मानो गिलहरियाँ उल्टी लटकी हो। तो निर्मल वर्मा जी ने ऐसी कल्पना यहाँ पर प्रस्तुत की है। पहले उन्होंने रात्रि के समय बर्फीली चोटी कैसी लगती है उसको बतलाया, फिर सुबह के समय बर्फीली चोटियों का नज़ारा कैसा था उसका वर्णन किया। अब दोपहर के समय का दृश्य क्या है देखिए। तो सुबह के बाद दोपहर आ गई, तो दोपहर में क्या होता है देखिए, सुबह के बाद दोपहर के समय धूप में पहाड़ी सौंदर्य, बादलों का सौंदर्य अद्भुत होता है। यानी दोपहर में पहाड़ों का सौंदर्य जो होता है, बादलों का सौंदर्य, वो कैसा होता है, बड़ा ही अद्भुत होता है, बड़ा ही सुंदर होता है। वर्मा जी को ऐसा प्रतीत होता है कि पहाड़ की चोटियां बादलों के पार यानी बाहर होकर आकाश में धूप सेक रहा है। यहाँ पर देखिए वर्मा जी की कल्पना, उन्होंने क्या कल्पना की है दोपहर के समय कि मानो पहाड़ की चोटियां क्या की है, बादलों के पार पहुँच गई है, उस ऊपर तक चली गई है और मानो क्या कर रही है, धूप सेक रही हो, बादलों को पार करके ऊपर उठकर धूप सेक रही है। सूर्य की किरणें जब विशाल हिमखंड पर पड़ती है तो विभिन्न रंगों में चमक उठती है। वर्मा जी लिखते हैं कि चारों तरफ रंग बिरंगे पत्थरों से विशाल हिमखंड चमक रहे हैं। तो पहाड़ों पर क्या होता है, दोपहर के समय जब सूर्य चमकता है, सूर्य की रोशनी जब उसके बर्फ पर पड़ती है तो सूर्य की किरणें क्या होती है, प्रत्येक बर्फ पर अपना रंग बिखेर देती है। सूर्य के 7 रंग होते हैं, हम लोग सभी जानते हैं, प्रकाश के 7 रंग होते हैं। वो 7 रंग जो है प्रस्फुटित हो जाते हैं उस कहाँ पर, उस हिमखंड के ऊपर, बादलों के जो टुकड़े हैं उन पर, प्रत्येक खंड पर जो है प्रकाश जो है विभिन्न रंगों में चमक उठता है। रंग बिरंगे बादलों को देखकर ऐसा लगता है कि पूरे जगह पर पाउडर छिड़क दिया गया हो।
पाउडर पफ सा हर बादल हवा में तिरता अपने सुनहरे पंखों से बर्फ के इस मोज़ाइक को पोंछ जाता है। तो यहाँ पर निर्मल वर्मा जी क्या कहते हैं कि हिमखंड कैसे हो गए हैं, रंग बिरंगे हो गए हैं। निर्मल वर्मा जी क्या देख रहे हैं कि पूरे आसमान में बादल तैर रहा है, ये बादल भी रंग बिरंगे हैं। तो इसे देखकर वर्मा जी कहते हैं कि ऐसा लगता है मानो पूरे जगह पर पाउडर छिड़क दिया गया हो। और बादल क्या कर रहा है, पाउडर पफ। पाउडर पफ किसे कहते हैं, जिसके द्वारा लोग अपने गालों में पाउडर लगाते हैं। आप लोगों ने भी अपने घरों में देखा होगा कि जब पाउडर लगाते हैं तो एक पफ होता मिलता है। तो बादल क्या है, एक पाउडर पफ की तरह है। वो क्या करता है, आसमान में उड़ता हुआ क्या कर रहा है, बर्फ के मोज़ाइक को, यानी बर्फ वहाँ पर क्या है, मोज़ाइक के समान है। मोज़ाइक यानी आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे घरों में लोग अपने घर का जो ज़मीन है वो कैसा बनाते हैं, मोज़ाइक का बनाते हैं। जैसे कुछ लोग टाइल्स लगवाते हैं, कुछ लोग मार्बल लगवाते हैं, कुछ लोग सीमेंटेड करवाते हैं, तो कुछ लोग मोज़ाइक भी करते हैं। देखिए कुछ छोटे छोटे पत्थर मिलते हैं, रंग बिरंगे पत्थर होते हैं जिसको सीमेंट इत्यादि से पूरे ज़मीन पर बिछाया जाता है। तो यहाँ पर लेखक की कल्पना है कि मानो बर्फ़ क्या है, एक मोज़ाइक की तरह है और बादल एक पाउडर पफ के समान है, जो क्या करता है, हवा में उड़ता हुआ बर्फ़ के जो मोज़ाइक है, बर्फ़ रूपी मोज़ाइक है, उसको पोंछ जाता है। यानी वहाँ पर इतनी स्वच्छता है, इतनी धवलता है, इतना साफ सुथरा सब कुछ दिखाई दे रहा है कि मानो बादल जो है हर क्षण क्या कर रहा है, बर्फ को साफ कर रहा है। इस प्रकार बादल और बर्फ का खेल निरंतर चल रहा था। बादल और बर्फ एक दूसरे से मिलते जा रहे थे। तो इस प्रकार उन्होंने जो वर्णन किया उसमें ही देखते हैं कि बादल और बर्फ का खेल जो निरंतर चलता रहा। तो इस प्रकार बादल और बर्फ का खेल का वर्णन उन्होंने बड़ी सुंदर से प्रस्तुत किया है। तो इस प्रकार वर्मा जी ने बादल और बर्फ दोनों की सुंदरता, दोनों का जो आपसी मेल है, दोनों का जो आपसी खेल है, उसका वर्णन बड़ा ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। इस यात्रा वृत्तांत में निर्मल वर्मा जी ने अप्रैल महीने का भी वर्णन किया है, जब वे कहाँ गए थे, गुलमर्ग। तो निर्मल वर्मा जी ने अप्रैल महीने के समय की बात कही है कि गुलमर्ग में वे एक होटल में रुके थे। उस समय वहाँ टूरिस्टों का आना शुरू नहीं हुआ था, इसलिए वे होटल के एक कमरे में अकेले ही थे। आधी रात को हवा का वेग अचानक तेज हो जाने से उनकी आंखें खुल गई, पर आंख खुलते ही उनके भीतर यकायक सब कुछ शांत हो गया और उन्हें अपने चारों तरफ भी सन्नाटा सा महसूस हुआ। तो अप्रैल महीने का समय था और वे कहाँ गए थे, गुलमर्ग। वहाँ एक होटल में ठहरे थे। तो वहाँ पर अभी टूरिस्टों का आना शुरू नहीं हुआ था, इसलिए वे होटल में अकेले ही थे। तो अचानक रात के समय वो क्या देखते हैं कि हवा बहने लगती है और हवा के बहने से उसकी आंखें अचानक खुल जाती है और फिर वे एक सन्नाटा का अनुभव करते हैं। चांदनी रात थी। उनकी दृष्टि कमरे की खिड़की से पार खिलन मर की पहाड़ी चोटियों पर पड़ती है। जब चांद की किरणें बर्फ पर पड़ती हुई उन्हें दिखाई देती है तो वे महसूस करते हैं कि मानो किसी ने संगमरमर का पाउडर पहाड़ों पर छिड़क दिया है, क्योंकि चांदनी पड़ने के कारण बर्फ स्वच्छ धवल सा प्रतीत होता है। तो चांदनी रात है और वो क्या देखते हैं, अपनी खिड़की से खिलनमार की बर्फीली पहाड़ी चोटियों को देखते हैं। तो रात्रि के समय बर्फ पर क्या दिखाई देता है, चांदनी। तो चांद का जो प्रकाश है, चांद की जो किरणें हैं, वो किरणें कैसी होती, सफ़ेद होती है, धवल होती है और इस कारण पूरा वातावरण, पूरी बर्फीली चोटियाँ कैसी प्रतीत हो रही है, एकदम स्वच्छ और धवल। पूरा बर्फ कैसा हो गया, स्वच्छ और धवल सा हो गया है। एक सफ़ेद चांदनी, एक धवल चांदनी चारों तरफ बिखरने लगी। पूरी बर्फीली चोटियाँ जो है चांदनी से नहा उठी। बर्फ की चादर पर छिटकती चांदनी उन्हें आश्चर्यचकित करने के साथ आतंकित भी कर देती है। उन्होंने पहाड़ों पर चांदनी का यह अद्भुत मायाजाल को पहली बार देखा और वे विस्मय से भर अपनी आंखें बंद कर ली। और जब बर्फ की चादर पर जब चांदनी छिटकती है तो उसका जो अद्भुत सौंदर्य होता है, उस सौंदर्य को देखकर वे आश्चर्यचकित तो होते ही हैं, इसके साथ ही साथ वे आतंकित हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहली बार ऐसे अद्भुत सौंदर्य को देखा है जिसे उन्होंने क्या कहा है, माया जाल कहा है। और उन्होंने आश्चर्य से, विस्मय से अपनी आंखें बंद कर ली। आप लोगों ने माया के बारे में तो सुना ही है। कबीरदास जी क्या कहते हैं माया के बारे में कि माया महा ठगिनी हम जानी। माया क्या करती है, हमें ठग लेती है। हम माया के वशीभूत होकर ही तो अपने
दायित्व को भूल जाते हैं, अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं और सांसारिक बंधनों में ही फंसकर अपने जीवन को धन्य मानने लगते हैं। जबकि ये सांसारिक बंधन, सांसारिक वस्तुएं सब क्या है, नश्वर है। तो ये क्या करती है, माया ही तो हमें फंसा के रख देती है। इस झूठे संसार में माया ही हमें क्या करती है, एक गलत राह पकड़ा देती है। तो ये माया से निकलना बड़ा कठिन होता है। तो यहाँ पर भी लेखक ने इसीलिए शायद इसे माया जाल कहा है कि पहाड़ी सौंदर्य जो चांदनी रात में दिखाई देता है वो मानो माया जाल की तरह है, जिसे आदमी देखा तो देखते ही रह जाता है, उसी में डूबा रह जाता है। उन्हें ऐसा लगता है कि इसमें एक सम्मोहन शक्ति है जो उन्हें वश में कर लेगी, आकर्षित कर लेगी। ऐसा मायाजाल जिसमें कोई फंस कर रह जाए, ऐसी सुंदरता जिसे देखे तो देखने वाला देखता रह जाए। ऐसा ही सौंदर्य चांदनी रात में बर्फीली पहाड़ों का होता है। वर्मा जी ने सांप की आंखों की सम्मोहन शक्ति से इसकी तुलना की है। तो पहाड़ों का सौंदर्य, बर्फीली पहाड़ी चोटियों का सौंदर्य के बारे में वर्मा जी ने यही कहा है कि यदि कोई व्यक्ति चांदनी रात में इन बर्फीली पहाड़ी चोटियों को देखेगा तो इसकी सुंदरता को देखता ही रह जाएगा, इसके सम्मोहन में बन जाएगा। और इसकी सम्मोहन की तुलना किससे की है, सांप के आँख से की है, कि सांप के आँखों में भी एक सम्मोहन शक्ति होती है। ये आप लोगों ने भी देखा होगा कि आप कभी देखते होंगे कोई सपेरा आता है सांप नचाने के लिए, तभी हम लोग अधिकतर सांप देखते हैं। या फिर चिड़ियाखाना जाते हैं तो वहाँ पर सांप घर होता है तो वहाँ सांप देखते हैं। तो सांप जब अपने फन को उठाता है और उसकी आंखें जब आपको दिखाई देगी तो उसकी आंख में एक आकर्षण शक्ति है, एक सम्मोहन शक्ति है। उनके आंख को देख कर लेगा देखते ही रहें, शायद इसलिए कि सांप पता नहीं क्या करने वाला है, सांप का वार क्या होगा। शायद इस बात को समझने के लिए हम उसकी आंख को देखते हैं। तो सांप की आंखों की सम्मोहन शक्ति की तुलना जो है यहाँ पर निर्मल वर्मा जी ने किससे की है, चांदनी रात के अद्भुत सौंदर्य से जो बर्फीली पहाड़ी चोटियों पर दिखाई देता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी चिड़ों पर चांदनी यात्रा वृत्तांत के बाकी बचे हुए अंश के साथ। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।